कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमने अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की हुई है और इसमें हम अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का, ज्योग्राफी की बुक का। और हमारा चैप्टर था जलवायु, और इस जलवायु चैप्टर का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो हाफ चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मानसून के बारे में थोड़ा बहुत कर चुके हैं, भारत की जलवायु के बारे में, भारत में जो मानसून आता है, ITCZ है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जो मानसून है आपका आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आज की क्लास हमारी वहीं से शुरू होगी, जिसमें आपका जो मानसून आता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है अरब सागर की शाखा, दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसून पवनों की बात करें तो अरब सागर में जो मानसून पवनें हैं आगे चलकर फिर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा जो पश्चिमी घाट जिसे रोक लेते हैं, और ये पवनी पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, और वहाँ पर फिर ये पवन भीमुख ढाल पर और पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है मानसून की पवनी। और इस घाट को जैसे ही पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती है तो ये पवनी गर्म होने लगती हैं और इनकी आर्द्रता में कमी आ जाती है, और केवल नाम मात्र की ही वर्षा करती हैं, वहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं करती। और कम वर्षा का यह एरिया आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, रेन शैडो एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रेन शैडो एरिया। अब इसके बाद जो आपकी ये पवनें हैं अरब सागर की जो पवनें हैं, कोजी, खोड़, मैंगलोर, पुणे, बेंगलोर, इनमें होने वाली जो वर्षा की मात्रा है, ये आपको वर्क दे दिया एनसीईआरटी ने। अरब सागर से उठने वाली मानसून की जो दूसरी शाखा है वो जाती है भाई मुंबई के उत्तर में, नर्मदा और ताप्ती रिवर्स वहाँ पर बहती हैं, और तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में एंट्री कर जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। अब इस मानसून की आपने पहली पढ़ ली जो पश्चिमी घाट के से टकराएगी, दूसरी पढ़ ली जो मुंबई के उत्तर में नर्मदा ताप्ती से जाएगी, तीसरी शाखा सौराष्ट्र यानी गुजरात का तट, सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ भी गुजरात में पड़ता है, इनसे टकराती है। यहाँ से अरावली के साथ साथ वेस्ट राजस्थान को पूरा लांग जाती है और बहुत ही कम वर्षा करती है अरावली के कारण राजस्थान के अंदर। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाएगी, और दोनों शाखाएं परबल बनकर फिर पश्चिमी हिमालय विशेषकर धर्मशाला में वर्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई इसमें आपका बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने। बंगाल की खाड़ी, क्योंकि देखो नीचे आपका यहाँ पे भारत की ये दक्षिण वाली स्थिति है, तो यहाँ पर आपका मानसून टकराकर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी और एक आपका अरब सागर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। तो यहाँ पर जो मानसून है दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक छोटे से भाग से टकराएगा, किंतु म्यांमार के तट पर जो अराकान पहाड़ियाँ हैं, इसके बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी दिशा से एंट्री करता है। यहाँ यह शाखा हिमालय पर्वत और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रवाहाधीन होकर कई भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँच जाती है। दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है, और यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित होती है, गारो और खासी की पहाड़ियों से भी टकराती है। खासी की पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिन राम विश्व की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी मासिन राम में ही होती है। इसके बाद आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो भाई तमिलनाडु जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के पैरेलल पड़ता है, समानांतर पड़ता है, और इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर आपके मानसूनी में यानी गर्मियों में वर्षा नहीं होती, पैरेलल पड़ने के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, मानसूनी वर्षा की आगे कुछ
करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली जो वर्षा है कैसी है, मौसमी है। जून से सितंबर के बीच हमें मानसून की वर्षा प्राप्त होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से ऊंचावच और भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऊंचावच यानी पर्वत, पहाड़, मैदान, और जो कि आकृतियां हैं आपकी भू पृथ्वी की, उन सब से। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवन अभिमुख ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करता है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ और आपका पूर्वी हिमालय जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहाड़ियों से पवनें टकराकर गर्म हो जाती हैं, ऊपर उठती हैं और फिर वर्षा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जैसे जैसे आप महाद्वीपों के अंदर घुसोगे आपको मानसून में कमी नजर आएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 और इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद किसी एक मानसून में एक समय में जब मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में होगी तो इस गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आ जाते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आपके लगातार वर्षा हो रही है, फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम आ गया जब वर्षा नहीं हुई, तो उसे कहते हैं मानसून विच्छेद या मानसून विभंग। वर्षा के इस विच्छेदों का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है, यानी चक्रवातों से रिलेट करता है ये विच्छेद, जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं, मुख्य भूमि पर प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा जो अपनाए गए मार्ग हैं वो भी वर्षा के स्थानिक विवरण को परिभाषित करते हैं, निर्धारित करते हैं। गर्मियों की जो वर्षा होती है भाई आपकी मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत सारा पानी बहता है, मिट्टी का अपरदन होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो बहुत तेज बारिश होती है गर्मियों में, जबकि सर्दियों में बौछारों के रूप में होती हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का जो अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु से ही प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी बहुत असमान है। कहीं पर 12 सेंटीमीटर इतनी कम वर्षा है तो कहीं पर 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के रूप में हम इंडिया में मानसून को देखते हैं। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है, तो कई बार आपकी जो वर्षा है सामान्य समय से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान होता ही है, इसके साथ जो शीतकालीन फसलें हैं उनको बोने में भी कठिनाई आती हैं। तो मानसून का जल्दी आना, लेट से आना, तो सब कुछ हानिकारक है भारतीय कृषि के लिए। टाइम पर आएगा तभी बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट आता है मानसून के निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मानसून जो है लौटना आरंभ कर देता है, जिसे कहते हैं मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी मानसून का लौटना। सितंबर के अंत तक यानी लास्ट तक सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और गंगा के मैदान पर जो निम्न वायुदाब की पेटी है वो दक्षिण की ओर खिसकने लग जाती है, और इससे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कमज़ोर हो जाता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौट जाता है, यानी फर्स्ट वीक में सितंबर के पश्चिमी राजस्थान से लौट जाएगा मानसून, और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान, मध्यमवर्ती उच्च भूभागीय मान लो ये कि आपके उत्तरी भारत से लगभग लौट चुका होता है सितंबर के लास्ट तक। फिर अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में भी स्थित हो जाता है और नवंबर के शुरू में कर्नाटक में और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है, और दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का जो केंद्र है प्रायद्वीपीय भारत से भी पूरी तरह हट जाता है। तो मानसून की निवर्तन की ऋतु में आकाश साफ हो जाता है, तापमान एक बार बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम थोड़ा उमस भरा हो जाता है, और आमतौर पर इसे कहते हैं कार्तिक मास की उष्मा। क्या कहते हैं? कार्तिक मास की उष्मा। अक्टूबर महीने के उत्तरार्ध में तापमान फिर तेजी से गिरने लगेगा। तापमान में यह गिरावट आपकी उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में बारिश हो रही होती है। यहाँ अक्टूबर नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं अगर हम सर्दियों की बात करें तो। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्ग से है, जो अंडोमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तटों को पार कर जाते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं बहुत विनाशकारी होते हैं, भयानक होते हैं, और गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के जो घने बसे डेल्टाई एरियाज हैं वहाँ पर ये तूफानों के शिकार पड़ जाते हैं। हर साल यहाँ चक्रवातों से आपदाएं आती हैं और
आपके कुछ चक्रवातीय तूफान तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती हैं और ऐसे चक्रवात अरब सागर में कम उठते हैं। नेक्स्ट आता है भारत की परंपरागत ऋतुएं। तो यहाँ पे आपका मानसून कंप्लीट होता है। अब हम भारत की ऋतुओं को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो भारत की परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती। यहाँ ऋतुओं में थोड़ी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे आप भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीनों की बात करें तो आपकी बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल में जो ऋतु होती है उसे कहते हैं वसंत ऋतु। मई और जून यानी जेठ और आषाढ़ में आपकी ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु। जुलाई और अगस्त में वर्षा यानी सावन आ जाता है पूरा, और भाद्रपद इसमें ही आता है वर्षा ऋतु में। सितंबर और अक्टूबर में आपका शरद यानी सर्दी आश्विन जिसे कार्तिक भारतीय कैलेंडर के अनुसार। नवंबर और दिसंबर में हेमंत ऋतु माघ या पोह जिसे कहते हैं। जनवरी और फरवरी में शिशिर ऋतु माघ और फागुन में। ठीक है, तो ये 6 ऋतुएं हैं भारत के अंदर, भारत के जो कैलेंडर से भी मेल खाती हैं। नेक्स्ट आता है भारत के अंदर वर्षा का वितरण। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो भी आपकी 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो केवल आपकी 125 सेंटीमीटर है, और इसमें भी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। कई एरियाज में आपकी अधिक वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियों पर। यहाँ पर जो वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में और निकटवर्ती पहाड़ियों पर भी वर्षा आपकी 2 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट आते हैं मध्यम वर्षा के क्षेत्र। तो गुजरात के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का पूर्वी वाला भाग, उड़ीसा सहित जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ सालगन गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है इन सभी एरियाज में। तो ये इसमें आपकी मीडियम लेवल की बारिश होती है। नेक्स्ट आते हैं न्यून वर्षा के क्षेत्र। इसमें आ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा। यहाँ पर जो वर्षा होगी आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट आता है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में बहुत ही कम वर्षा होती है। और आपके जो हिमालय क्षेत्रों में है वहाँ पर तो आपका हिमपात होता है यानी स्नोफॉल होता है। और इस प्रकार पूरे भारत के अंदर वर्षा अधिक, मध्यम और न्यून देखने को मिलती है। तो वर्षा के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर। अब आता है नेक्स्ट हमारा वर्षा की परिवर्तिता, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल में यहाँ से क्वेश्चन आता है वर्षा की विभिन्न परिवर्तिता से। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है, और वर्षा की परिवर्तिता को निम्न सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। इस फार्मूले को आप याद कर लेना। ये फार्मूला कई बार पीजीटी लेवल पर देकर पूछा जाता है कि वर्षा की परिवर्तिता का निम्न में से कौन सा फार्मूला है। तो विचरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन डिवाइड आपका माध्य इंटू 100। तो ये आपका वर्षा की परिवर्तिता का फार्मूला है। नेक्स्ट आता है विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्यमान से हुए विचलन को दर्शाता है, दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है, और विचरण गुणांक में भारत में जो वर्षा की परिवर्तिता है उसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत भारत में जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है, गंगा के पूर्वी मैदान है और उत्तर वाला पार्ट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके सबके दक्षिण पश्चिमी भाग में आपकी जो काफ़ी विचरण गुणांक पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर 50% से अधिक परिवर्तिता आपके राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में, दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाया जाता है। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है जहाँ पर आपकी परिवर्तिता अधिक होगी वहाँ पर आपकी वर्षा कम पाई जाएगी। उल्टा संबंध होता है भाई वर्षा की परिवर्तिता और वर्षा के बीच में।
नेक्स्ट आता है भारत के शेष वर्षों में जो परिवर्तिता होती है 25 से 50% तक है और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि परिवर्तिता मीन्स भारत में जो परिवर्तिता होगी तो वर्षा और परिवर्तिता के बीच उल्टा संबंध होता है। जिन एरिया में परिवर्तिता अधिक होती है यानी वर्षा जिनमें कम होती है वहाँ की परिवर्तिता अधिक होगी, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की परिवर्तिता कम पाई जाती है। नेक्स्ट आता है भारत के जलवायु प्रदेश। तो भारत के जलवायु प्रदेशों में आप सबको पता है भारत की जलवायु मुख्यतः मानसून प्रकार की है। मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं भारत में देखने को मिलती हैं और यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में भी देखी जाती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जाते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु व दिशाओं की भी समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। तापमान और वर्षा जलवायु के दो प्रमुख तत्व माने जाते हैं। तो तापमान और वर्षा जलवायु के दो प्रमुख तत्व माने जाते हैं और जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। जलवायु वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, फिर भी इसकी अनेक पद्धतियां हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण का जो इनका आधार था भाई वो टेम्परेचर यानी तापमान और वर्षा के मासिक मान को इन्होंने रखा था। इन्होंने आपकी जो जलवायु के 5 प्रकार माने थे, प्रमुख 5 प्रकार, और ये सब कुछ मैंने ना अपनी YouTube चैनल पर भी करवा रखा है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूरा डिटेल से आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जलवायु वर्गीकरण आते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु वर्गीकरण, जहाँ पर सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु जहाँ पर तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर अर्धशुष्क मरुस्थल को एस के द्वारा दिखाया जाता है। जहाँ पर आपकी शुष्कता अधिक होती है मरुस्थलीय इलाके को डब्ल्यू के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होगा और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो यहाँ पर जो जलवायु है वो अधिकतर गर्म ही होगी। नेक्स्ट आता है हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान भी आपका 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ऐसी जलवायु को कहते हैं ठंडी जलवायु, हिम जलवायु। इसके बाद नेक्स्ट आती है बर्फीली जलवायु। तो बर्फीली जलवायु जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहेगा, वहाँ पर आपकी होगी कैसी, बर्फीली। देखो हमारे यहाँ 12-13 डिग्री सेल्सियस में तो हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पर सर्दियों में मान लो कितना टेम्परेचर होगा, बहुत कम ही हो जाता है। इसी वजह से इसे बर्फीली जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय ए के द्वारा शुष्क जलवायु, बी के द्वारा गर्म, सी हिम, डी और ई बर्फीली। तो अल्फ़ाबेट यूज़ किए थे कोपेन महोदय ने इन सब के लिए। नेक्स्ट आते हैं कोपेन ने जलवायु प्रकार को व्यक्त करने के लिए कुछ वर्ण संकेतों का प्रयोग किया। वर्षा और तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को कुछ सब पार्ट में भी इसने डिवाइड किया। और कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े जो अल्फ़ाबेट है जैसे एस को अर्ध मरुस्थल के लिए, डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए, वैसे इसके कुछ सब पार्ट थे। अंग्रेजी के छोटे अक्षर भी इसने लिए जैसे एफ को दिखाया इसने, छोटे एफ को पर्याप्त वर्षण यानी वर्षा भरपूर होगी। छोटे एम को शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन यानी मानसूनी एरिया के लिए एम को दिखाया। छोटे डब्ल्यू को शुष्क शीत ऋतु यानी वेट आपकी विंटर, और शुष्क और गर्म ऋतु हॉट एच, छोटा एच शुष्क और गर्म हॉट। सी छोटा सी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। और जी के द्वारा गंगा के मैदान को। तो इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। नॉर्मली भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, 8। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत और भारत का आर्थिक जीवन। तो भाई भारत और भारत का आर्थिक जीवन मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। भारत की 64% जनसंख्या अपने भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है और जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। सेकंड, हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर आपकी गर्मी रहती है, सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में भी सहायक है। नेक्स्ट आता है
आपकी जो वर्षा की परिवर्तितता है वो देश के कुछ भागों में सूखा और कुछ भागों में बाढ़ का कारण भी बनती हैं। तो जिन एरियाज में अधिक वर्षा वहाँ बाढ़ आती है, जहाँ पर कम वर्षा वहाँ सूखा आता है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने और उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। तो उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है, तो इस प्रकार आपकी जो मानसून है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मानसून का अचानक जो प्रस्फोट हो जाता है यानी मूसलाधार बहुत तेज वर्षा हो जाएगी, जिससे मृदा अपरदन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा जो आपकी शीतकालीन वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए बेस्ट होती है। सर्दियों में जो वर्षा होती है ना जनवरी में, वो आपकी रबी की फसलों के लिए, सर्दियों की फसलों के लिए बेस्ट होती है। रबी यानी जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो इस तरह की फसलों के लिए। नेक्स्ट आता है भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती हैं। तो भाई आप एक नज़र ज़रूर डालो, ये कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु ये प्रदेश हैं। तो कोपेन ने किस एरिया को किस प्रकार की जलवायु में बांटा? तो कोपेन ने सबसे पहले ई जलवायु यानी ध्रुवीय प्रकार की बर्फीली जलवायु, तो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें आ गया, ठीक है। और ये BWHW जलवायु गर्म मरुस्थल, यहाँ पर थार मरुस्थल है भारत का, तो यहाँ पर आती है BWHW जलवायु। BSHW ये आपकी थोड़ी कम गर्म होती है इससे, तो ये आपकी इसकी गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में आएगी। CWG यानी भारत का गंगा का मैदान, जी द्वारा क्या दिखाते हैं? गंगा का मैदान। तो इससे आप याद कर सकते हो, बीच में जी है तो जी मीन्स गंगा का मैदान। यहाँ पर आपकी DFC यानी लघु ग्रीष्म, छोटी ग्रीष्म ऋतु और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु कम होती है। यहाँ पर ये वाला एरिया आता है AMW यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। यहाँ पर आपकी मानसूनी से वर्षा अधिक होती है, इसीलिए लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार इसे कहा जाता है। ये वाला कोरोमंडल तट पर, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोरोमंडल तट पर आपकी AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार भी कहते हैं। इधर आपके AMW के साथ साथ यहाँ पर पाई जाती है BSHW, बिल्कुल सेम यही वाली थोड़ी गर्म अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो यहाँ पर मानसूनी वर्षा कम होती है, शुष्क इसलिए रहता है क्योंकि महाद्वीप का आंतरिक भागों वाला एरिया आ जाता है ये वाला। और ये है भाई आपका AW यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। तो ये थे भारत के कुछ जलवायु प्रदेश। तो भारत को वैसे 8 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। तो इस मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, एग्जाम में इस मैप से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसने पूरा डिटेल से डाला हुआ भी है कि भारत का कैसे कौन सा एरिया और कैसे आएगा, तो थोड़ा देख लो। तो AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट हमने अभी अभी देखा। AS ये आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, ऐसा मानसूनी प्रकार होता है। AW आपकी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की कर्क जो रेखा है उसके दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर पाई जाती है AW। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु। BWHW गर्म जलवायु, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग इसी प्रकार की जलवायु में आता है। CWG जलवायु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, ये सारा भारत का अधिकतर भाग इसमें ही आ जाता है CWG गंगा के मैदान में। नेक्स्ट आता है DFC यानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है इस प्रकार की स्पेशल जलवायु। यहाँ पर गर्मियाँ छोटी होती हैं और सर्दियों में आपकी वर्षा होती है। नेक्स्ट आती है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपके बर्फीले उत्तराखंड राज्य में होती हैं। तो यहाँ पर आपके जलवायु प्रदेश कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है भूमंडलीय तापन। तो आप सबको पता है हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल ठीक। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। पिछले कुछ हम अपना पास्ट उठाकर देखिए तो वहाँ भी आपके चेंजेस हुए हैं क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट में जो चेंज है वो आज भी हो रहे हैं और ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके हुए थे, ठीक है। एक टाइम पर आपकी पृथ्वी पर काफ़ी एरिया पर बर्फ़ थी, आज जिसे आप हरे भरे एरिया देखते हो। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत बार देखी हैं। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर आपके कुछ औद्योगिकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी
तो ऐसे प्रदूषणकारी गैसों में जैसे वृद्धि हो रही है, जिससे हमारी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण कारक हैं इनमें एक, जो हमारे प्रदूषणकारी गैसों को पैदा करने में मानव का भी योगदान है। तो भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने कुछ हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है मानवीय क्रियाओं द्वारा। जो आपकी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है, ये एक प्रमुख चिंता का कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इसी गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ अन्य गैसें भी जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में ये भी विद्यमान हैं। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित गृह गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से हमारी जो पृथ्वी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछले 150 वर्षों में भारत नहीं, पृथ्वी की सतह का जो औसत वार्षिक तापमान है वो बढ़ रहा है। सिंपल सी बात ये है कि भाई CO2 एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर टेम्परेचर को आने तो देती है पर उसे बाहर जाने नहीं देती। और आपके जो प्रदूषणकारी गैसों में एक आपकी CO2 गैस भी है, जो हमारे मानवीय क्रियाओं द्वारा और औद्योगिकीकरण यानी कारखाने, उद्योग, इनके द्वारा उत्पन्न हो रही है CO2 गैस। और इस गैस की वजह से जितनी इस गैस की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा तो 2021 में भूमंडलीय तापन में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। और 2100 में तापमान की इस वृद्धि से आपके कई चेंजेस होंगे। क्या चेंज होंगे? एक है कि गर्मी के कारण जो आपकी ग्लेशियर हैं, जो आपके समुद्री ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, और समुद्र में बर्फ़ के पिघलने से जो समुद्र तल है वो भी ऊंचा हो जाएगा। और समुद्र तल ऊंचा हो गया तो आपके द्वीप, ठीक है, आपके जो आइलैंड है वो भी क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे समुद्र के पानी में। और पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग अधिक वेट हो जाएंगे और भी अधिक सूक्ष्म भी हो सकते हैं। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र दोनों में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के जो तटवर्ती एरियाज हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई भारत के जो तटवर्ती एरियाज हैं वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा भूमंडलीय तापन, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान CO2 गैस का है टेम्परेचर को बढ़ाने में, तो इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने भारत के जलवायु प्रदेश, भूमंडलीय तापन, भारत की ऋतुएं, वर्षा की परिवर्तिता, मानसून और अरब सागर की मानसून पवने और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th, ठीक है, NCERT बुक और ज्योग्राफी की तो कंप्लीट होता है। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट इसका पार्ट 1 जो स्टूडेंट इसको देख रहे हो ना, तो इससे पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना, वो मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ वही अब आपका हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जियो का पेड कोर्स। तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके आप PGT लेवल का और नेट लेवल का, PGT ज्योग्राफी और नेट लेवल का पेड कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जिसमें मैंने ही पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पेड कोर्स खरीद सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।